प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार स्वस्थ जबरदस्त जिंदाबाद। और प्यारे साथी, आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जितने भी प्यारे साथी क्लास में हैं, जितने भी प्यारे साथी क्लास में हैं, सभी को एक बार मुझे ये बताना है कि आवाज क्या एकदम ओके चल रही है, क्या प्रॉपर तरीके से हमारी क्लास चल रही है। प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे कैसी बनी आप लोगों की होली। मैं उम्मीद करता हूं कि बढ़िया आप लोगों का त्योहार रहा होगा और बहुत तसल्ली से प्यार से और आपस में मिलजुल कर आप लोगों ने त्योहार मनाया होगा। और प्यारे बस साथी, जैसे त्योहार मन चुका है उसी क्रम में मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, माता सरस्वती से यही प्रार्थना आप लोगों के लिए करूंगा कि हे माता, अगले त्योहार तक इन बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, जहां जहां इनके फॉर्म है, जहां जहां इनके सपने हैं, और ये अगली होली सरकारी नौकरी के साथ मना रहे हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के टॉपिक की अगर हम बात करें तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो डाइस है, अर्थात पासा है। प्यारे साथी, एक्चुअल में जो पासा होता है ना, पासा एक ऐसा टॉपिक होता है जहां से हर एक पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे होते हैं, जहां से हर एक पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे होते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इसका बेसिक क्या होता है, किस तरीके से हम समझते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सही है? वो सब हम लोग बढ़िया तरीका से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो सभी प्यारे साथी एक बार आएंगे और समझेंगे कि क्या टॉपिक होता है, किस तरीके से ये टॉपिक बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले मेरे प्यारे साथी, हम लोगों को समझना है कि किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती। यहां पर जो सबसे पहला मुद्दा है, ध्यान से समझना, सबसे पहला मुद्दा है, तो प्यारे साथी उसने कहा है कि किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती हैं। एकदम बेसिक से बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, तसल्ली से ध्यान से सुन। मेरे प्यारे साथी, 6 सतह का मतलब कैसे कैसे होती है 6 सतह, ऐसे समझ लो। आप लोग मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों ने सांप सीढ़ी का खेल खेला है ना? और सांप सीढ़ी का जो खेल होता है, इसे प्यारे साथी हम लोग लूडो के नाम से जानते हैं। ये हमारा सांप सीढ़ी का खेल होता है। प्यारे साथी, इसे हम लूडो के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसने जो यहाँ पर एक चीज बोली है कि किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये 6 सतह कहाँ कहाँ पर होती हैं, किस प्रकार से होती हैं। तो एक सतह होती है ऊपर, एक नीचे, एक आगे, एक पीछे, मेरे गुड्डा एक दाएं और एक बाएं। कुल मिलाकर इस तरीके से हमारी 6 सतह होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगला, यहाँ पर एक नियम या चीज लिखी हुई है कि लेकिन परीक्षा में हमें केवल 3 ही सतह दिखाई देती है। ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है कि समझने लायक तथ्य है कि पेपर में जब हमें 6 सतह दिखाई देती हैं तो पेपर सॉरी, जब डाइस में टोटल 6 सतह होती है तो हमें पेपर में केवल 3 सतह ही क्यों दिखाई देती है। इस तरीके का डाइस हमें पेपर में दिखाई देता है जब टोटल 6 सतह थी, तो ऐसा क्यों कि हमें केवल 3 ही सतह दिखाई दी। प्यारे साथी, इसका एक सीधा सा लॉजिक ये है कि जो डाइस होता है ना, डाइस टॉपिक में इस बात को ध्यान से समझो कि जो सरफेसेस होती हैं उनमें क्वेश्चन हमेशा अपोजिट सतह का पूछा जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पेपर के अंदर ये पूरी की पूरी 6 सतह दिखा दी, पूरी की पूरी 6 सतह दिखा दी, तो क्या एग्जामिनर, मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या एग्जामिनर कभी भी कुछ भी अपोजिट पूछ पाएगा? क्यों नहीं पूछ पाएगा? क्योंकि ये तो 6 की 6 सतह दिख रही हैं। अगर ऊपर के अपोजिट पूछेगा तो नीचे खुद दिख रहा है, लिख के भी देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर पूरी 6 सतह दिखाएगा तो उसके पास पूछने के लिए कुछ शेष ही नहीं बचेगा। यही कारण होता है कि आप लोगों को केवल
3 सतह दिखाई देती। आप लोगों को केवल 3 ही सतह दिखाई देती हैं, 6 सतह दिखाई नहीं देती। मेरे प्यारे साथी, अब यहां पर एक सवाल उठता है कि पासे के कितने प्रकार होते हैं। सवाल उठता है कि पासे के कितने प्रकार होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम कहेंगे देयर आर 2 टाइप ऑफ डाइस। कितने डाइस होते हैं? 2 प्रकार के डाइस होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ डाइस। मेरे प्यारे दोस्तों, एक होता है साधारण पासा, जिसे सामान्य पासा भी कहा जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, जो दूसरा पासा होता है, भाई एक तो ये सीधा सीधा साधारण पासा हो गया, एक दूसरा पासा होता है जिसे मानक पासा भी कहते हैं। एक साधारण पासा हो गया और एक मानक पासा भी हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों पासों में क्या अंतर है? कोई अंतर भी होता होगा जिसके आधार पर हम ये कह देते होंगे कि ये पासा साधारण है या मानक है। मेरे प्यारे साथियों, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। अगर मानकर चलो कि मैं यहां पर एक डाइस बना दूं, यहां बना देता हूं। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं यहां पर लिख दूं 4, यहां 1 और यहां 3, ये एक साधारण पासा है। और सर, अगर मैं यहां पर एक दूसरा डाइस बना दूं और सर यहां पर मैं नंबरिंग कर दूं 1, 2 और यहां पर मैं लिख दूं 3, तो मेरे प्यारे साथी ये एक कैसा पासा है? या और भी नंबर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान के चलो मैं कर दूं 5, 6, 4, मेरे प्यारे साथियों ये एक मानक पासा है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला वाला पासा साधारण है और दूसरा वाला पासा मानक है। अब आप लोग कहेंगे भैया आपको तो पता है कि कौन सा पासा कैसे है, कोई नियम भी तो होगा इन चीजों का कि कौन सा पासा साधारण है, कौन सा मानक है। हाँ भाई, तो आप लोग कहेंगे कि कोई नियम भी तो होता होगा इस चीज का कि कैसा साधारण है, कौन सा मानक है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक्चुअल में है क्या? जो साधारण पासा होता है ना बेटा, इसकी एक परिभाषा होती है। साधारण पासे की एक परिभाषा होती है कि ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग 7 बनता हो। सवाल ने कहा है ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग 7 बनता हो। सही है प्यारे साथी, इसने कहा कि साधारण पासा कहलाता है। साधारण पासा कहलाता है ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग 7 बनता हो, साधारण पासा कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से सुनना। यहां पर मैंने आप लोगों से कहा कि इन तीनों सतहों में से कोई सी भी दो सतह, तीनों सतहों में से कोई सी भी दो सतह क्या ऐसी हैं जिनका योगफल 7 है? तो आप लोग कहेंगे हाँ जी, ये जो 4 और 3 है, अगर इनका योग कर लिया जाए तो 4 और 3 7 हो जाता है। आप लोग कहेंगे कि 4 और 3 का जो योगफल है वो 7 है, और अगर वो 7 है तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये साधारण पासा होगा। साधारण पासे का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है तो साधारण पासा होता है। प्यारे साथी, हमेशा ध्यान रखना, जो 3 सतह दिखाई दे रही हैं, अगर इन 3 सतहों में से कोई सी भी दो सतह आप लोगों को ऐसी दिखाई दें जिनका योगफल 7 बन जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों साधारण पासा होता है। अब अगर मानक पासे की बात करूं तो मानक पासा कहता है कि प्यारे साथी किसी भी दो नजदीकी सतह का योग 7 नहीं हो सकता।
मानक पासे में कोई सी भी दो नजदीकी सतह ऐसी नहीं है जिनका योगफल मैं आपसे कहूं कि 7 होगा। चेक करो, क्या ये 5 और 6 7 है? 5 और 6 तो 11 होता है। 6 और 4 तो 10 होता है, 7 नहीं है। 4 और 5 तो 9 होता है, 7 नहीं है। अर्थात अगर कोई सी भी दो नजदीकी सतहों का योग 7 ना मिले, 7 ना मिले, तो ये डिक्लेयर कर दो कि ये मानक पासा है। और मानक पासे की परिभाषा आप ध्यान से समझो, स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा भी यही होती है कि ऐसा पासा जिसकी किसी भी नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होता है। ऐसा पासा जिसकी किसी भी नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होता है, मानक पासा कहलाता है। लेकिन मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। प्यारे साथी, एक बार ध्यान से सुनना। इसने कहा है अगर मानकर चलो किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है। मेरे प्यारे साथी, निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है दो का, तो फिर वो एक मानक पासा है। और मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। बात समझ में आई? यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था मेरे प्यारे साथी। तो यहां पर ध्यान दो, 5 और 6 11 है, 6 4 10, 4 5 9, कहीं भी 7 नहीं बना, तो ये मानक पासा हो जाएगा। और मानक पासे में सभी अपोजिट सरफेसेस का जो सम होता है, जो टोटल होता है, वो 7 होता है। बोलो भाई, यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? प्यारे साथी, यहां तक बात समझ में आ चुकी है। तो यहां पर ध्यान से समझना, 5 का 2 ही तो हुआ। प्यारे साथी, 1 का क्या हुआ? 6, और 3 का क्या हो गया? 4। बात उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। ये सभी के सभी इसके अपोजिट होंगे, ये नियम होता है। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? हाँ प्यारे बच्चे, जरूर, एकदम शानदार। एक बच्चा कह रहा है सर, जिस दिन होली थी मैं आपके साथ मैराथन ले रहा था 12 घंटे की। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, 12 घंटे की मैराथन हमने इस बार होली में ली थी। मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं, आप सभी के प्यार से मेरे प्यारे दोस्त, मुझे नहीं पता इसे रिकॉर्ड कहूं या कुछ कहूं, क्या कहूं, लेकिन आप सभी के प्यार से एक छोटा सा रिकॉर्ड मानो या कुछ मानो, वो मैं बनाने में सफल रहा हूं। और वो क्या है प्यारे साथी, मैं तो ये कहूंगा सच में मेरा इसमें कुछ नहीं है, आप लोगों की ही इसमें देन है जो कुछ भी है, क्योंकि आपका प्यार ना मिले तो कुछ भी संभव नहीं है। मतलब हमने और आपने मिलकर एक रिकॉर्ड बना लिया है, वो आपको बता देता हूं। प्यारे दोस्त, 12 घंटे लगातार जो क्लास होती है, इसमें कोई मतलब डाउट तो है ही नहीं। ये वास्तव में ही एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। 12 घंटे ऑनलाइन खड़े होकर पढ़ाना मजाक नहीं होता। वास्तव में इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने क्लास ली है इस वजह से कह रहा हूं, मैं जिसने भी क्लास ली है सभी के लिए कह रहा हूं कि भाई 12 घंटे लगातार पढ़ाना वास्तव में बड़ी बात होती है। और प्यारे साथी, इसमें रिकॉर्ड ये बन चुका है आप लोगों के प्यार से कि इस कारनामे को, अर्थात 12 घंटे लगातार क्लास लेने वाले कारनामे को, प्यारे साथी, सर्वाधिक 10 बार मैं आप सभी के प्यार से कर चुका हूं। कहने का मतलब यह है कि 10 बार 12 घंटे की क्लास YouTube पर मैं ले चुका हूं। 10 बार बहुत बड़ा हो जाता है ना, 10 बार 12 घंटे क्लास लेना। पर सच्चाई यही है कि इसमें आपका सहयोग है तभी ये संभव है, नहीं तो संभव नहीं होता। बहुत बढ़िया, चलो भाई आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों तक शेयर करनी थी। आप लोग समझ सकते हो कि यार खुशी होती है तो वो बताई जाती है अपनों को। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये बात पता नहीं होगी। 10 बार 12 घंटे की मैराथन लेने का रिकॉर्ड तुम्हारे भैया के नाम बन चुका है। चलो भाई आ जाओ एक बार क्वेश्चन पे, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, ये चीजें हमारी हो गई।
अब सीधा सा कॉन्सेप्ट ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि कभी भी ना जीवन में मान के चलो हमारे सामने क्वेश्चन आया तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि क्वेश्चन को देखते ही हमें ये समझना है कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। समझेंगे कैसे? अगर कोई सी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 बन रहा होगा तो साधारण है, अगर निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं बन रहा होगा तो मानक है। और मानक पासे में सभी के सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अशोक सैनी थैंक यू भाई। धीरज, राहुल बहुत बढ़िया। विनय बहुत शानदार। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बच्चे ने कहा है कि सर यहाँ 5 का विपरीत 2 कैसे हो गया, 1 का 6 कैसे हो गया, 3 का 4। बेटा मैंने आपको यही नियम बताया था कि मानक पासे में किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता, लेकिन सभी विपरीत सतहों का योग 7 ही होता है। तो मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, जब ऊपर 5 होगा, जब ऊपर 5 होगा तो नीचे कितना लिखोगे? 2 लिखोगे, तभी तो अपोजिट का टोटल 7 बनेगा। जब ऊपर 1 होगा तो नीचे 6 लिखोगे, तभी तो 1 और 6 मिलकर 7 बनेंगे। जब ऊपर 3 होगा और आप नीचे 4 लिखेंगे तभी तो 7 बनेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मानक पासा तो बड़ा आसान सा हो गया। दूसरी चीज एक और प्यारे साथी, मानकर चलो कि कभी एग्जामिनर जैसे नंबरिंग ना दे। नंबरिंग को तो तुम लोग जोड़ लेते हो, नंबरिंग को तो तुम लोग जोड़ लेते हो। अगर मानकर चलो कभी ऐसे मिल जाए, ABC मिल जाए, तो अब इसे कैसे कहोगे? ये कैसा है? मानक पासा है या साधारण पासा है? कोई बता सकता है? मुझे ये बताओ कि अगर इस तरीके से कोई चीज बन जाए तो ये मानक पासा है या साधारण पासा है? ये मानक पासा है या साधारण पासा है मेरे प्यारे साथी? बहुत सारे बच्चे अब हिसाब कैसे लगाएंगे ये बात तो उनके ही ऊपर है, लेकिन ये बात तो कहीं ना कहीं टेंशन वाली है कि भाई वास्तविकता तो यही है कि नंबर होते तो हम लोग जोड़ के देख लेते, पर ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं तो ये बात भी निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मेरे प्यारे साथी अब कैसे करें। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में बहुत सारे स्टूडेंट कैसे करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ए को 1 मान लेते हैं, बी को 2 मान लेते हैं और सी को 3 मान लेते हैं। उसके बाद काउंटिंग करते हैं, 1 और 2 3, 2 और 3 5, 3 और 1 4। फिर कहते हैं कि यार 7 नहीं बन रही तो इसे मानक पासा बना दो। प्यारे दोस्त नहीं, आप लोगों को जो आज के बाद चीज ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि कभी भी इस तरीके से अक्षरों पर नंबरिंग नहीं करनी है। प्यारे साथी मानकर चलो यहां तो तुमने नंबरिंग कर ली, लेकिन कल को मान के चलो आप लोगों से क्वेश्चन में यहाँ स्टार बोल दे, यहाँ ट्राइंगल बोल दे, यहाँ प्यारे साथी मैंने कहा कि डॉलर बोल दे, तो प्यारे साथी या मानकर चलो हैज बोल दे, तो मुझे ये बताओ कैसे करोगे? नंबरिंग नहीं कर पाओगे ना भाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैंने कहा अगर मानकर चलो कल को एग्जामिनर यहाँ पे स्टार परसेंट लगा दे, या मान के चलो आप लोगों से कहे कि भाई ये डिफरेंस का चिन्ह है प्यारे साथी, या आप लोगों से कहे कि ये हैज है, ये प्यारे साथी मैंने कहा कि एंड का चिन्ह है, या अरे एंड का चिन्ह बनाना ही भूल गया मैं तो। क्यों भाई? एंड का चिन्ह बनाना ही भूल गया। ऐसे, हाँ प्यारे साथी ये मान के चलो एंड का चिन्ह है, या मानकर चलो कि मैं यहाँ पर कह दूं ये प्यारे साथी जैसे हमने कहा कि भाई हैज आ गया, ये आ गया, या ट्राइंगल ऐसे लिख दूं, तो ये बताओ यहाँ पे तो मैं नंबरिंग नहीं कर सकता ना, यहाँ पे नंबरिंग नहीं कर सकता। और आप लोग जानते हैं जब नंबरिंग नहीं कर सकता तो फिर कैसे करूंगा? नहीं कर सकता। कल को ऐसा भी हो सकता है कि प्यारे साथी यहाँ पर कलर के नाम लिख दे, जैसे लिख दे हरा, पीला, लाल, सफेद, नारंगी, आसमानी, इस तरीके से अगर लिख दे रंगों के नाम, तो फिर कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे।
प्यारे बच्चे, वास्तविकता है कि आप नहीं कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे ना, तो इसका मतलब ये हुआ ऐसे सभी पासे जो काउंटेबल नहीं होते। काउंटेबल कौन कौन सी चीज होती है? काउंटेबल केवल दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है जब आपके पास सीधा सीधा नंबरिंग लिख के भेज रहा हो। जब आपके पास सीधा सीधा नंबरिंग लिख के भेज रहा हो, नंबर लिख के भेज रहा हो, वो काउंटेबल होता है। और दूसरा काउंटेबल होता है मेरे प्यारे साथी, जब क्वेश्चन आप लोगों को बिंदु दे रहा हो। बिंदु का मतलब क्या है? बिंदु का मतलब है कि मान के चलो यहाँ 2 बिंदु रख दे, यहाँ 1 रख दे, यहाँ 4 बिंदु रख दे, तो ये भी काउंटेबल है, इनकी गिनती है, इन्हें मिला सकता हूँ। काउंटेबल के अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट अगर ऐसा बनता है तो प्यारे साथी हम लोग यही बोलेंगे कि मेरे दोस्त ऐसे ही बोलेंगे। सही है? यहां तक कोई दिक्कत है? अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर समझेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। तो मानक पासा तो बहुत ही आसान सी चीज हो गई। मानक पासा तो आप लोग कर ही सकते हैं। कैसे? मानक पासे के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट निकल कर आया है कि मेरे प्यारे दोस्तों, मानक पासे के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट निकल के आया कि भैया हम अपोजिट का टोटल 7 कर देंगे। लेकिन अगर साधारण पासे की बात करूं तो फिर कैसे करूंगा? देखिए आंख में क्या गिर गया मेरी में। हाँ भाई। प्यारे बच्चे, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से बोला कि साधारण पासे को हल करने के 3 नियम होते हैं। ये नियम ध्यान से सुनना। पहला नियम कहता है निकटतम का नियम। ये नियम क्या है? एक बार बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करो। मानकर चलो कि आपको एग्जामिनर ने 2 डाइस दे दिए। एग्जामिनर ने आप लोगों को 2 डाइस दे दिए, और डाइस में यहां पर लिखा 4, यहाँ 1, यहाँ पे लिख दिया 4 1 3, यहाँ 5 2 4। और एग्जामिनर ने आपसे कहा कि बताओ 4 के विपरीत क्या है? 4 के विपरीत क्या होगा? भाई ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने बोला कि प्यारे साथी, जो निकटतम का नियम है वो एक चीज कहता है। निकटतम का नियम आपसे एक चीज कहता है कि जब डाइस की 2 स्थितियां हों, और मेरे प्यारे साथी दोनों स्थितियों में एक नंबर कॉमन हो। एक नंबर क्या हो? कॉमन हो। और जो नंबर कॉमन है, अगर उस कॉमन नंबर के ही अपोजिट पूछ ले, आंख में यार दर्द सा, जो नंबर कॉमन है, कॉमन नंबर के ही अपोजिट पूछ ले, तो प्यारे साथी कहने का मतलब यह है कि जो नंबर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है वही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाए। तो मेरे प्यारे साथी, कौन नहीं दिखाई दे रहा? 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो 6 ही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, यही इसने थ्योरी में बोला था कि यदि पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान हो, तो समान कौन था? 4। समान का मतलब है जो पहली स्थिति में भी मौजूद है और दूसरी स्थिति में भी मौजूद है। ठीक है? जो पहली स्थिति में भी मौजूद है और दूसरी में भी मौजूद है, तो ये 4 ही तो है जो दोनों में मौजूद है।
तो मेरे प्यारे साथी सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर एक अंक समान है जबकि समान अंक के ही विपरीत पूछा जाता है, तो बेटा 4 समान है और समान 4 के ही विपरीत पूछ रहा है, तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा जो किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा कौन है जो इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं, तो वो 6 है, तो 6 ही आंसर हो जाए। अब आप लोग क्या बोलोगे पता है, आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे कि 6 ही आंसर क्यों हुआ, आप लोग बोलोगे कि 6 ही आंसर क्यों हुआ। मेरे प्यारे साथी, एक्चुअल में 4 के विपरीत क्या क्या हो सकता था, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, यही तो हो सकते हैं 4 के विपरीत। तो मुझे एक बात बताओ कि 4 के विपरीत क्या कभी 4 खुद हो सकता है? 4 खुद तो कभी नहीं हो सकता। मेरे प्यारे साथियों, 4 के विपरीत ये जो 3 और 1 लिखे हुए हैं ये भी तो नहीं हो सकते, क्योंकि 4 के विपरीत 3 और 1 इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि प्यारे साथी 4 के पड़ोस में लिखे हुए हैं 3 और 1। और हमेशा डाइस में एक चीज ध्यान रखना, कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है। डाइस में कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। तो मेरे प्यारे साथी, 4 के पास यहाँ 3 और 1 कभी भी आंसर नहीं हो सकता, मतलब 3 और 1 कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। अगर 4 के विपरीत होती 3 और 1 तो 4 के पास 3 और 1 क्यों दिखाई देती? जो नजदीक दिखाई देता है वो कभी भी विपरीत नहीं होता, ध्यान रखना। मेरे प्यारे साथी, 4 के पास 5 और 2 है, ये भी आंसर नहीं बन सकता, तो 6 ही बना, यही आंसर था। यही तरीका होता है इससे करने का। अब आप लोग कहेंगे कि भैया चलो यहाँ पर तो जो चीज कॉमन थी उसी के अपोजिट पूछा था, कि उसी के अपोजिट था। लेकिन मेरे प्यारे साथी, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि जो चीज कॉमन है उसी के अपोजिट पूछा है। कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ऐसे के अपोजिट पूछ ले जो कॉमन ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? समझो, इस सवाल नियम का नाम है घूर्णन का नियम। ये नियम क्या कहता है इसे समझो, उसके बाद मैं इसकी परिभाषा आप लोगों को भले ही बता दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नियम कहता क्या है, ये नियम क्या कहता है इस बात को समझेंगे। यहाँ 4 लिख रहा है, यहाँ 3 लिख रहा है, यहाँ 5 लिख रहा है, यहाँ 5 लिख रहा है, यहाँ 1 लिख रहा है, यहाँ 4 लिख रहा है। मेरे प्यारे साथियों, चाहे किसी के भी अपोजिट पूछे, मैंने कहा चाहे किसी भी नंबर के अपोजिट पूछे, कोई भी नंबर है, XYZ से खुला हुआ छोड़ दो, कि भाई कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर के अपोजिट पूछ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ छोटी सी। जैसे सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले मैंने यहां पर बोला कि प्यारे साथी ये जो 4 है और ये जो 4 है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो कॉमन नंबर है उसे ले लो, जो कॉमन नंबर है उसे ले लो। तो कॉमन नंबर कौन है? यहां पर 4 है, तो 4 को हमने ले लिया। करने का एक बार नियम समझ लेना कि कैसे इस सवाल को किया जाता है। मेरे प्यारे साथी, मैंने आप लोगों से कहा कि जो 4 नंबर है उसे ऊपर नीचे नोट कर। ये 4 नंबर ऊपर नीचे कौन सा आया है? सर ये जो 4 वाला है वो तो यहां लिख दिया, और ये जो 4 है वो यहां लिख दिया। तो 4 नंबर को मैंने ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे नोट कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद इस डाइस को घड़ी की दिशा में घुमाओ, तो 4 से कौन मिला? 3 मिला, और 3 से कौन मिला? 5 मिला। तो 4 से तो 3 मिला और 3 से 5 मिला। मैंने कॉमन नंबर से डाइस को घड़ी की दिशा में घुमाया है। 4 से चला तो 3, 3 से चला तो 5, 4 3। यहां पर 4 से चला तो 5, 5 से चला तो 1, 4 से चला तो 5, 5 से चला तो 1। मेरे प्यारे दोस्तों, 4 के सामने 4 नहीं आएगा तो 6 आएगा, 4 के सामने 4 नहीं आएगा तो 6 आ जाएगा। सही है? यहां तक सभी प्यारे साथी बताएंगे, बात आई समझ में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सभी के सभी अपोजिट हैं।
आपसे कहे 4 के अपोजिट बताओ तो आप 6 बताएंगे, आपसे कहे 3 के अपोजिट बताओ तो आप 5 बताएंगे, आपसे कहे 5 के अपोजिट तो आप 1 बताएंगे। मुझे एक बार जल्दी से थम्स अप करके बता दो, क्या तुम लोग इतनी सी बात याद रखोगे? और यही इस नियम ने बोला था कि जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई एक अंक समान है, जबकि किसी भी अंक के विपरीत पूछा जा रहा है, तो दोनों पासों को समान अंक से प्रारंभ करके घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। बताओ भाई जल्दी से। आद्य कह रहे, आदि नाम है इनका, क्या नाम है? हाँ, कह रहे हैं भैया क्या एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं? हाँ जी, घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अगर पहला डाइस क्लॉकवाइज घुमाया है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज घुमाना। और सूरज की भी यही कमेंट है, सर क्या विपरीत घुमा सकते हैं? भाई वही तो बता रहा हूं मेरे भाई, मैंने कहा है अगर पहला क्लॉकवाइज घुमाया है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज ही घुमाना है, पहला एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है। बस ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर पहला डाइस क्लॉकवाइज है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज घुमाओ, और पहला एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। आप लोगों का सवाल गलत कब हो सकता है? गलत जब हो सकता है जब आपने एक डाइस तो घुमाया है क्लॉकवाइज और एक डाइस घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दोनों को एक तरीके से ही घुमाना है, जैसे घुमाओ ऐसे चाहो, ठीक है ना? चलो अब समझो आगे के क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथी यहां पर मानकर चलो, इसने लिख दिया 4, यहां पर लिख दिया इसने 5, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां 4, यहां 1। अब कैसे अपोजिट निकालोगे? निकाल के बताओ जल्दी से, कोई भी कॉमन हो उसी से हमें शुरू करना है, बताओ जल्दी से। गलत आंसर हो गया, एक बार फिर से समझे सर, 2 अंक समान ही थे क्या? एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं। 3, ओके ओके, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, इस सवाल को काट देना प्यारे बच्चे, माफी चाहूंगा। इसमें 4 और 5 2 कॉमन आ गए गलती से, 4 और 5 2 कॉमन आ गए, एक ही कॉमन आना चाहिए था। ओके ओके भाई, सॉरी, माफी चाहूंगा। इस क्वेश्चन को एक बार हटा देना प्लीज, मैं क्वेश्चन दूसरा ही लिख रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक बार उस क्वेश्चन को हटा देना मेरे प्यारे साथी। गलती से 2 कॉमन लिख गए, 2 कॉमन पे नहीं लगेगी वो ट्रिक, 1 कॉमन पे ही लगेगी, हटा देना भाई उसे। 3 1 4, 4 6 5। अब बता सकता हूं प्यारे साथी, अब बता सकता हूं कि क्या आंसर बनेगा। प्लीज एक बार करेक्शन कर लेना, उस क्वेश्चन को काट देना, और मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन को समझ लेना। गलती से 2 कॉमन लिख गए, उसमें एक ही कॉमन होता है, तभी ये ट्रिक लगती है, ठीक है? अब समझो, कॉमन कौन है दोनों में? 4, तो 4 को हमने ऊपर नीचे लिख दिया, सही है। जैसे ही 4 को ऊपर नीचे लिखा तो 4 से क्या आया? 3, और 3 से 1, 4 से 3 और 3 से 1, भाई 4 3 1, और ये 4 6 5, 4 6 5। मैंने आप लोगों से कहा 4 से चला तो 4 से 3 और 3 से 1, ऐसी तो घड़ी की दिशा चलती है, 4 3 1 तो 4 3 1, ये 4 6 5, भाई 4 से घड़ी की दिशा में 6, 6 से 5 तो 4 6 5। अब जो 4 के सामने है वो 4 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे हमेशा वही नियम लिख देते हैं जो अभी तक नहीं आया है। प्यारे साथी कौन नहीं आया है? अब तक 2 नहीं आया, तो यहाँ 2 लिख दो, तो जवाब हो गया 4 का अपोजिट 2 है, 3 का 6 और 1 का 5 है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब उम्मीद करता हूं आप समझ गए हों। और जैसे ये लगता है कि भैया क्या मैं इसे अगर विपरीत करूं तो क्या मैं आंसर कर पाऊंगा? सही है ना? अगर मैं विपरीत करूं तो क्या आंसर कर पाऊंगा, मतलब इसे विपरीत दिशा में घुमाऊं तो आंसर सेम आएंगे, आप करके देख लेना। लेकिन मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर मानकर चलो आप लोगों ने
पहला वाला डाइस क्लॉकवाइज घुमाया है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज घुमाओ, पहला एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। और मैं तो ये कहूंगा आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो कि दोनों नियमों को याद करने के, बस एक क्लॉकवाइज वाला याद रखो, दूसरे की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना मेरे प्यारे साथी। डबल कॉमन का तो ये नियम था, जब दो कॉमन आ जाते हैं, ये गलती से मैंने वहां पर लिख दिया था, ये है डबल कॉमन ट्रिक, ये डबल कॉमन ट्रिक होती है। एक बार जल्दी से समझो ये क्या है, कैसे करना है इस सवाल, सभी प्यारे साथी समझेंगे एक बार जल्दी से। जैसे मानकर चलो ये डाइस है, तो मैंने यहां पर दो डाइस ले लिए, प्यारे साथी यहां पर मैंने दो डाइस ले लिए, तो मैंने यहां पर लिख दिया 3 1 4 2 1 2 4 और 1। आपसे कह रहा है कि दो के विपरीत बताओ, आपसे क्वेश्चन कहता है कि भाई दो के विपरीत बता दो कि दो के विपरीत क्या हो जाए, बताओ कुछ बता सकते हो, सभी प्यारे साथी बताओ कुछ बता सकते हो क्या कि दो के विपरीत क्या हो सकता है, मुझे ये बताओ दो के विपरीत क्या हो सकता है प्यारे साथी। यहां पर हमने लिखा 3 1 4 2 4 1। हमेशा ध्यान रखना ये कह रहा है कि जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई दो अंक समान हैं, जबकि शेष बचे हुए तीसरे अंक के विपरीत पूछा जा रहा हो, तो दोनों समान अंकों को एक दूसरे से विभाजित कर देते हैं तथा बचे हुए अंकों को एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं। बात आ रही है समझ में, बात समझ में आ रही है कि मैंने आपको क्या चीज पढ़ाई है प्यारे साथी। अगर दो के विपरीत पूछ रहा है तो आप लोगों को ऐसे समझना ये 1 और 4 है, और यहां पर भी 1 और 4 है मेरे प्यारे साथी। 1 4 से 1 4 काट दो तो ये दो के विपरीत 3 बच गया, और 3 ही आंसर हो जाएगा। ये नियम हम लोग तब बहुत यूज करेंगे जब प्यारे साथी हम लोग उन क्वेश्चनों को पढ़ रहे होंगे जिन क्वेश्चनों में मेरे प्यारे दोस्तों 4 4 5 5 डाइस आ रहे हो। और वास्तविकता है कि उन क्वेश्चनों में ट्रिक बहुत बेहतरीन काम करेगी और एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो। दोबारा से समझो कैसे हम इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने दो डाइस बनाए, 4 1 6, मेरे प्यारे साथी यहां पर इसने बोला 4 6 3। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि बताओ भाई 3 के विपरीत क्या है, मैं कहूं कि 3 के विपरीत क्या है, तो आप लोग क्या आंसर बताओगे, आप लोग कहोगे ये 6 और 4 है, ये 6 और 4 है, काट दो तो 3 का एक आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ये नियम होते हैं और इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों का आंसर करते हैं। बाकी प्यारे साथी अगली क्लास में हम लोग पढ़ रहे होंगे इससे अगली टाइप को, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में यहां तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। प्यारे साथी अभी कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है कि हमें आप लोगों से कहूं कि भाई खींचम खांच रखनी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, ऐसे पढ़ना है, स्पीड पकड़नी है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम चुनाव के बाद ही होना है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई ऐसी फिक्स पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। जब भी होगा, जब तक हम एक बेहतरीन तैयारी कर चुके होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखेंगे बढ़िया और शानदार तरीके से। मेरी तबीयत जैसे ही थोड़ी सही होती है तो मैं प्रॉपर क्लास फुल टाइम एकदम बेहतरीन तरीके से रखूँगा, और प्यारे साथी एक शानदार क्लास फिर हम लोग लगातार बनाएंगे, ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से। तो अपना ध्यान रखिए प्यारे बच्चे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।